नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसमें हम अगस्त महीने की मैगजीन को हम कर रहे हैं। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस अगस्त महीने की मैगजीन की हो चुकी हैं करंट अफेयर की, ठीक है। उससे पूर्व अगर आप जाकर देखेंगे तो जुलाई मंथ के करंट अफेयर को हमने अच्छे तरीके से 14-15 वीडियो में अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं रिपोर्ट और सूचकांक संबंधित जो भी करंट अफेयर अगस्त के क्रॉनिकल मैगजीन में थे उनके विषय में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा तो अभी लास्ट में हम वीडियो के आपको दिखा देंगे कौन सा हमारा टेलीग्राम चैनल है और कौन सा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई साथी पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, ये आपके आगामी पेपर जो यूपीपीएससी का जो आरओ का एग्जाम है, चाहे पीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। यूपीपीएससी का जो आरओ का 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो कि 22 दिसंबर का इसका पेपर लगा हुआ है। अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी लोअर बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए कि यूपीडब्ल्यूएससी भी अब वन लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो भी स्टेटमेंट वाइज अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर में से बना रहा है, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पहला आपका टॉपिक है रिपोर्ट और सूचकांक में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो ये क्या है देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। भारत 2 स्थान फिसल कर कहाँ पहुंच गया? तो भारत 2 स्थान फिसल कर 129वें स्थान पहुंच गया। 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 127वें नंबर पर भारत था, ठीक है। भारत में समग्र लैंगिक अंतराल 64.1% है। 64.1% भारत में समग्र लैंगिक अंतराल है। वैश्विक स्तर पर आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि सूडान अंतिम स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 99वें स्थान पे, चीन 106वें स्थान पे, नेपाल 117वें स्थान पे, श्रीलंका 122वें, और भूटान 124वें और पाकिस्तान 145वें स्थान पे है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग क्या है? 129वीं, पिछले साल से 2 ज्यादा, ठीक है, 2 घट गई है रैंकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने लैंगिक समानता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में इसने वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान पर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के रैंकिंग में 65वां स्थान हासिल किया है भारत ने, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता को मापा जाता है: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। तो 4 क्षेत्रों में इसको पैमाना बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट क्या है? ये 24 जून 2024 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट की प्रकाशित किया गया। तो अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया। यह विश्व भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों और विकास में उसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों को केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2% घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। वैश्विक विदेशी निवेश कितना हो गया? 2% घट गया है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया, 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 7% से घटकर 867 अरब डॉलर रह गया है, ठीक है। तो विकासशील देशों में एफडीआई 7% घट गया है, जो कि 867 अरब डॉलर कम हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में दूसरे सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता देश चीन में एफडीआई में दुर्लभ गिरावट आई है, ठीक है। तो चीन के एफडीआई में बहुत कम गिरावट आया कोरोना के बावजूद भी। सबसे ज्यादा घाटा पूरे विश्व को हुआ, लेकिन चाइना को घाटा नहीं हुआ, ठीक है। अंकटाड वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो अंतर सरकारी निकाय है। अंकटाड की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और संक्रमण में अर्थव्यवस्था वाले देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था लाभकारी रूप में एकीकृत करने में सहायता करना है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 से क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच, देखिए 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 में शीर्षक से वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2024 जारी किया। इसे वैश्विक ऊर्जा संरक्षण की व्यापक निगरानी करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य से विकसित किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सिद्धांत में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत 63वें स्थान पर। रिपोर्ट में कहा गया कि ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार के कारण भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत 2023 में 67वें स्थान पर था, अब 63वें स्थान पर है। ETI 2024 में स्वीडन ने ETT स्कोर 78.4 के साथ 3रा स्थान हासिल किया है। इसके बाद डेनमार्क है, फिनलैंड है और क्रमशः दूसरे तीसरे नंबर पे है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। भारत की रैंकिंग इस बार कितनी है? 63वीं है। पहले कितनी थी? 67वीं है। पहले नंबर पर कौन है? स्वीडन है। उसके बाद क्या है? डेनमार्क और फिनलैंड है। स्वीडन की रैंकिंग कितनी है? 78.4 है। ठीक है, इसको कौन सा सूचकांक है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद करना है। अब विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बस इतना आपको याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे आप। तो जून 2024 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। 2024 EPI में एस्टोनिया 75.3 के EPI स्कोर के साथ शीर्ष पे रहा। उसके बाद लग्जमबर्ग, उसके बाद जर्मनी क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो पहले नंबर पर इस सूचकांक में कौन रहा? एस्टोनिया रहा, 75.3। इसकी राजधानी क्या है? टल्लिन है। टल्लिन, एस्टोनिया की राजधानी टल्लिन है। ठीक है, तो एस्टोनिया की राजधानी टल्लिन है। 75.3 EPI के साथ ये पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है और तीसरे नंबर पर जर्मनी क्रमशः रहा। ठीक है, इस द्विवर्षीय सूचकांक में भारत 27.6 EPI स्कोर के साथ 180.176 स्थान पर रहा। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 27.6 EPI इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 27.6 पॉइंट के साथ 180 देशों की सूचकांक में 176वें नंबर पर रहा। ठीक है, 2 वर्षीय सूचकांक है। ठीक है, भारत EPI 2022 में 180 और EPI 2020 में 168वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो 2022 में भारत 180वें स्थान पर रहा था और भारत इस 168वें स्थान पर रहा था 2020 में। इस बार कितने स्थान पे है? 176वें स्थान पे है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। EPI संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते 2015 और कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैविक वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2022 के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। 2024 में EPI 3 मुख्य श्रेणियों पारिस्थितिकी तंत्र की जीवता, पर्यावरण स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में 58 संकेतकों का उपयोग करके 180 देशों का प्रदर्शन की तुलना विश्लेषण करता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? एस्टोनिया है। 2022 में भारत का रैंक कितना था? 180वें नंबर पर था। इस बार कौन है 180 नंबर? वियतनाम सबसे नीचे है। ठीक है, भारत 176वें नंबर पे है, पाकिस्तान 179वें नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल पोषण रिपोर्ट, ये क्या है? बाल पोषण रिपोर्ट 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बाल खाद्य गरीबी, प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु का 4 में से 1 बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में आया है कि विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के 4 बच्चों में से 1 बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले कुपोषण की चपेट में है। गंभीर खाद्य गरीबी रहने वाले 121 मिलियन युवा बच्चों में से 2/3 से अधिक दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीकी में रहते हैं। गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले लगभग आधे बच्चे मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों में रहते हैं। बौने वर्ग के उच्च प्रचलन वाले देशों में 3 में से 1 बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का अनुभव करता है। ठीक है, 3 में से 1 बच्चा गंभीर खाद्य गरीबी का अनुभव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को
देखेंगे यूनेस्को यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट। तो 3 जून 2024 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-30 की प्रगति की निगरानी करना और सतत महासागर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को गति देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना था, बाकी का कोई। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग की स्थापना 1960 में, आईओसी की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आईओसी महासागर तटों और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्र विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सतत विकास रिपोर्ट। अब अगला कौन सा रिपोर्ट है? सतत विकास रिपोर्ट। 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 की जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में स्वीकृत अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों में से कोई भी 2030 तक हासिल करने में गिराह पर नहीं है। औसतन 2030 में वैश्विक स्तर पर केवल 16% एसडीजी लक्ष्य पूरा होने की राह पर है, से 84% सीमित प्रगति के उलटफेर दिख रहा है। सतत विकास के लक्ष्यों सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी है। तो पहले स्थान पर कौन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? पहले नंबर फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी, फ्रांस है। भारत का रैंक क्या है? भारत इस सूचकांक में 63.99 स्कोर के साथ रैंकिंग में शामिल 166 देशों में 109वें स्थान पे है। ठीक है, 166 देशों में भारत 109वें स्थान पे है। 166 देशों में 109वें स्थान पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, 63.99 रैंकिंग के साथ। सतत विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने के बाद सतत विकास लक्ष्यों पर हर साल की गई प्रगति की समीक्षा करती है। यह रिपोर्ट 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रमुख सुधारों की एक श्रृंखला की सिफारिश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि स्थिति। ठीक है, ये क्या है? तो जून 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के साथ एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के साथ नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, FAO ने 2021 में अपना ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन पेश किया था, जिसका उद्देश्य जलीय खाद्य प्रणाली का लाभ उठाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और पोषण में सुधार आदि करना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। ठीक है, जलीय कृषि उत्पादक। तो भारत दुनिया का तीसरे नंबर का मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरे नंबर का जलीय कृषि उत्पादक भारत है। मछली उत्पादन में चीन पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है। चीन पहले पे और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। जो वैश्विक उत्पादन का कितना परसेंट है? 8%। भारत ने कितना किया है? 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड किया है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन के लगभग 1.9% और कुल कृषि जीवीए के 6.72% से अधिक योगदान है। ठीक है, तो सकल मूल्य वर्धन का भारत के कितना है? ये उत्पादन 1.9% और जीबीए का कृषि उत्पादन वाले में 6.7%। यह क्षेत्र में 28 मिलियन से अधिक आजीविका का समर्थन करता है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। ठीक है, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य FAO का गठन हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम, इटली में। इसका उद्देश्य भूख को खत्म करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब सिफरी की रिपोर्ट आई है। सिफरी की एक रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफरी ईयर बुक 2024। 17 जून 2024 को स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरी द्वारा सिफरी ईयर बुक 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। सिफरी ईयर बुक में 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों के विकास और अधिग्रहण में वृद्धि का रिपोर्ट दी गई है। 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान,
उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। कुल 12,121 परमाणु हथियार में लगभग 90% हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन का परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 500 वारहेड्स पहुंच गया, 500 वारहेड्स पहुंच चुका है। यूक्रेन और गाजा पर तनाव ने परमाणु कूटनीति को और कमजोर कर दिया है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली विस्तार हुआ है, जो जनवरी 2023 में 164 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2024 में 172 वारहेड हो गया। तो ठीक है, भारत का कितना हो गया? 174 वारहेड भारत के परमाणु हथियार हो गए। 172 वारहेड, 164 वारहेड था, 172 वारहेड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 172 वारहेड हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा 90% परमाणु अमेरिका और रसिया के पास है। ठीक है, हो गया है, जिससे वह विश्व के परमाणु शस्त्र में 6वें स्थान पर आ गया, जिससे विश्व के परमाणु शस्त्र के मामले में 6वें स्थान पर आ गया 9 देशों में। भारत और इजराइल दोनों ही अपने परमाणु हथियारों में मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। तो भारत और इजराइल किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य रूप से प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। सिपरी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या है? 3 जून 2024 को विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं। SPPI 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाले कंटेनर बंदरगाह यांगशान पोर्ट चाइना का है। ठीक है, तो सबसे नंबर पर शीर्ष बंदरगाह कौन सा है? यांगशान पोर्ट चाइना का है। ठीक है, इस सूची में विशाखापट्टनम बंदरगाह 19वें स्थान पर। इस सूची में विशाखापट्टनम बंदरगाह 19वें सूची में, जबकि मुंद्रा 27वें स्थान पे। यांगशान पहले नंबर पे है, भारत का विशाखापट्टनम 19वें नंबर पे और मुंद्रा भारत का 27वें स्थान पे है। ठीक है, इसके अलावा इस सूची में शामिल 9 अन्य भारतीय बंदरगाह हैं। पीपावावा 41 नंबर पे, कामराज 27वें पे, कोचीन 63वें पे, हजीरा 68वें पे, कृष्णापट्टनम 71वें पे, चेन्नई 80वें में और जवाहरलाल नेहरू JNP 96 नंबर पे है। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर, यह सोगा रिपोर्ट, ये क्या है? तो जून 2024 में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बस आपको इतना जारी करना है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट किसने जारी किया है? अनुसंधान गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ साझेदारी में। तो यूनेस्को, यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा साझेदारी में स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है तथा मृत्यु के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम बनता जा रहा है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यूनिसेफ के रिपोर्ट में 1990 से 2021 तक वैश्विक वायु प्रदूषण के रुझानों में जांच करती है, जिसमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव को प्रकाश डालता है। ठीक है, बाकी का आपके लिए नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए रिपोर्ट और सूचकांक संबंधित आपके अगस्त महीने के क्रॉनिकल मैगजीन के करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपने सुझाव या राय या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। जुलाई मंथ का हमने करंट अफेयर अच्छे से करा दिया है। यह मंथ भी खत्म होने वाला है, अगस्त का मंथ भी करंट अफेयर का खत्म ही होने वाला है। लगभग ये 60-70% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई साथी पुराने वीडियोस को नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह जो आपका क्लास चल रहा है, आपका UPPSC का एग्जाम हो चाहे UPSSC का एग्जाम हो, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।